यूमा काउंटी, एरिज़ोना। साउथ वेस्ट अमेरिका के 3000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में मौजूद है यूएस आर्मी का सबसे बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड, जिसका मतलब इस सुनसान रेगिस्तान में शांति बस कुछ पलों की मेहमान होती है। ये है आर्मी का सबसे बड़ा लैंड कॉम्बैट व्हीकल, ताकतवर एब्राम्स टैंक, जिसे द बीस्ट भी कहा जाता है। बीस्ट सच में एक कमाल की मशीन है। एब्रम्स दुनिया का बेस्ट टैंक है, सच में। 1980 में यूएस आर्मी में आने के बाद इस टैंक को हर अमेरिकी युद्ध में इस्तेमाल किया गया और ये अब तक वफादारी से अपने देश की सेवा कर रहा है। ऐसा और कोई टैंक नहीं है जो इससे खतरनाक, आसानी से चलने वाला और जंग के मैदान में दुश्मन के होश उड़ाने के काबिल हो। ये एक अल्टीमेट ग्राउंड कॉम्बैट सिस्टम है। एब्राम्स M1 टैंक का वजन करीब 20 हाथियों के झुंड के बराबर है। 70 टन के इस कॉम्बैट व्हीकल में 73 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड से चलने की काबिलियत है। इसमें 4 क्रू आते हैं। कमांडर, गनर और लोडर टर्रेट में रहते हैं, जबकि ड्राइवर नीचे हल में बैठता है। एब्राम्स टैंक को लाइमा, ओहायो में बनाया जाता है। मुझे इस टैंक से बहुत प्यार है, इसमें कोई शक नहीं है। जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने पहला साल इस टैंक के साथ बिताया था। आप चाहें तो मेरी वाइफ से पूछ सकते हैं। फॉर्मर टैंक कमांडर बिल गोयन प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। अगर टैंक के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो इसे टैंक का फ्रंट ग्लेशियस कहा जाता है और यहाँ पर ये ड्राइवर्स होल है। तो ड्राइवर यहाँ पर रहता है, वो इसमें आराम से बैठता है एक लेड बैक पोजीशन में। उसके पास मोटरसाइकिल जैसे कंट्रोल्स होते हैं। वहाँ ऊपर आप देख सकते हैं 2 विंडोज हैं, उन्हें गनर साइड कहते हैं। तो गनर ही असल में इस 120 मिलीमीटर स्मूथ बोर कैनन को चला रहा होता है। इसके बाद यहाँ ऊपर एक रिमोट वेपन स्टेशन है, वहां पर एक 50 कैलिबर मशीन गन लगाई गई है। फिर यहाँ पर एक सेक्शन जो दिखने में किसी रोबोट जैसा लगता है, ये असल में कमांडर्स इंडिपेंडेंट थर्मल व्यूअर है। इस हैच को लोडर्स हैच कहा जाता है। जब भी कभी रीलोडिंग की जाती है तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये वो पार्ट है जिससे टर्बो एग्जॉस्ट बाहर आता है। तो अगर बाहर सर्दी होती है तो इससे सोल्जर्स को काफी मदद मिल सकती है। वो इन्हीं टैंक्स में रहते हैं। वो यहाँ पर अपने कपड़े सुखा सकते हैं और सर्दियों में अपना खाना यहाँ पर कुछ देर लटका कर उसे गर्म कर सकते हैं। वैसे असल में एब्राम्स टैंक पर कई जरूरी काम करने की जिम्मेदारी होती है। उसे जंग के मैदान में आगे बढ़ते हुए दुश्मन पर सटीक निशाना लगाते हुए अपने क्रू को सुरक्षित रखना होता है। लेकिन इस सब को पॉसिबल बनाने के लिए कई बड़ी इंजीनियरिंग चुनौतियों को पूरा करने की जरूरत है। एक 70 टन के टैंक को इतनी पावर कैसे दी जाए कि वो 73 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सके। उसमें मौजूद क्रू को जंग के मैदान में हर वक्त सुरक्षित कैसे रखा जाए और कैसे एक ऐसा व्हीकल बनाया जाए जो किसी भी तरह के इलाके में सफलतापूर्वक आगे बढ़ता रहे। रोमन्स अपने पैदल सैनिकों की रक्षा के लिए उनके चारों तरफ इंटरलॉकिंग शील्ड्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अगर एक भी सैनिक को चोट लगती तो उनकी पूरी सुरक्षा धराशायी हो जाती। मिडिल एजेस में सीज टावर्स को काफी हद तक इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो बहुत ही धीमे थे, चलाने के लिए मुश्किल और वो जल्दी आग पकड़ लेते थे। 1487 में लियोनार्डो डा विंची को एक बेहद कमाल का आइडिया आया। उन्होंने एक कछुए से प्रेरणा ली, पर अगर किसी ने उनके लकड़ी और मेटल के इस कोन को सच में बनाया होता तो वो उसकी कमजोरियों से वाकिफ हो गए होते। करीब 400 साल बाद एक नायाब इंजीनियरिंग खोज ने दुनिया में जंग की तस्वीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। द टैंक। ये है मार्क 4 टैंक और ये पहले विश्व युद्ध का पहला मास प्रोड्यूस्ड टैंक है। ब्रिटिश आर्मी के फॉर्मर कैप्टन रहे पैट्रिक ब्यूरी डॉसेट इंग्लैंड के टैंक म्यूजियम में हैं, ये जानने के लिए कि इन मशीनों का जन्म कैसे हुआ।
तो टैंक डिजाइन की 3 बेसिक चीजें होती हैं जो इस टैंक में शामिल की गई हैं। सुरक्षा, चलने की क्षमता और फायर पावर। ये तीनों ही चीजें आपको आज के मॉडर्न टैंक्स में भी देखने को मिल सकती हैं। ये टैंक असल में एक ड्राइवेबल कॉपी है। पैट्रिक इसमें बैठकर ये समझने वाले हैं कि मेगा मशीन को चलाना कैसा होता है। ये सच में कमाल का है। ये बहुत शोर कर रहा है और ट्रैक्स बहुत वाइब्रेट कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। इसे बनाने वाले थे विलियम ट्रिटन, वॉल्टर विल्सन और ड्राफ्ट्समैन विलियम रिग्बी, जिन्होंने इस बिल्कुल नई किस्म की वॉर मशीन का डिजाइन तैयार किया था। पहले विश्व युद्ध में पश्चिमी मोर्चे पर मुश्किलें बढ़ गई थीं। दोनों ही तरफ के सिपाही अपने बंकरों में छिपे थे। ऐसे में नो मैन्स लैंड को पैदल पार करना उस वक्त बिल्कुल इम्पॉसिबल था। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टीम को एक ऐसी मशीन बनाने का जिम्मा सौंपा जो उन्हें इस मुश्किल इलाके को आसानी से पार करने में मदद कर सके और वो सीधा दुश्मन के इलाके में घुसपैठ कर पाए। और ये थी उनकी टीम की खोज, ब्रिटिश टैंक, ट्रैक्स और आर्मर वाली एक फाइटिंग मशीन। उस वक्त के हिसाब से ये ट्रैक्स बहुत ही कमाल की खोज थे, क्योंकि इन पर टैंक का वजन बढ़ता है और इनसे टैंक कीचड़ में नहीं फंसता। ये मैदान में लगभग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ा और पैदल सैनिक इसके पीछे पीछे कवर लेकर चलते रहे और दुश्मन की सीमा तक पहुंच गए। तो तब दुश्मन का जो भी सैनिक ट्रेंच में होगा तो वो इसे पहली बार देखकर बहुत डर गया होगा, क्योंकि जंग में ऐसी मशीन पहली बार इस्तेमाल की गई थी। ये धीरे धीरे आगे बढ़ता और दुश्मन पर फायर करता जाता और उसके सैनिक कुछ भी नहीं कर पाते। लाइमा, ओहायो में फॉर्मर टैंक कमांडर बिल गोयन और उनकी टीम अतीत के काबिल इंजीनियर्स की खोज से प्रेरणा लेकर अब तक का सबसे एडवांस टैंक बना रहे हैं। हमने ये टैंक पिछले कई दशकों की खोज से प्रेरणा लेकर बनाया है। यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर 1 से भी ये एक ट्रैक व्हीकल है, ठीक वैसा ही जैसा कि मार्क 4 है। वो कॉन्सेप्ट नहीं बदला है। पिछले जिस नो मैन्स लैंड को पार नहीं किया जा सकता था, वो आज भी मैदान में मौजूद होती है। और इस तरह के ट्रैक व्हीकल से हम उन मुश्किल इलाकों को बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से पार कर रहे हैं। इसीलिए हम टैंक्स बनाने के 100 साल बाद भी इन ट्रैक्स को सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये 20 मीटर लंबे ट्रैक्स लिंक्ड स्टील प्लेट्स और रीइंफोर्स्ड रबर थ्रेड से बने होते हैं। हर ट्रैक का वजन करीब 2.5 टन के बराबर होता है। एक बार टैंक पर लगने के बाद इन ट्रैक्स की मदद से बीस्ट किसी भी रुकावट को आसानी से पार कर सकता है। इस व्हीकल का वेट ही इतना ज्यादा है, इसलिए इसे मैदान में चलने में कोई परेशानी नहीं होती और उसकी वजह से इसमें एक स्मूथ राइड भी मिलती है, जिसकी मदद से सोल्जर्स इसे चलाने से ज्यादा इसके वेपन सिस्टम पर अच्छी तरह फोकस कर पाते हैं। जब आप इस तरह के टैंक में होते हैं तब आपको एक अलग ही जज्बा और जोश महसूस होता है। यूएस आर्मी का सबसे बड़ा लैंड कॉम्बैट व्हीकल है एब्राम्स टैंक। मैदान में सोल्जर्स इंजीनियर्स पर निर्भर करते हैं ताकि वो इनकी काबिलियत को हमेशा बरकरार रखें। ये प्रोजेक्ट मैनेजर बिल गोयन और उनकी टीम के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब आप जंग में होते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ जीत पर होना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि हमारी आर्मी की हमेशा जीत हो, तो हम हमेशा टैंक क्रू को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मदद मिले, क्योंकि अगर हमसे एक भी चूक हो गई तो उन्हें नुकसान हो सकता है। हमें अपनी आर्मी को बेस्ट टैंक ही देना होता है। जब से एब्राम्स टैंक की खोज हुई, तब से इसके वेपन सिस्टम को लगातार इंप्रूव और अपडेट किया जाता रहा है। इसका सबसे पहला बड़ा अपडेट 1985 में हुआ था, जब 105 मिलीमीटर कैनन को एक 120 मिलीमीटर मॉडल से बदल दिया गया। इसका सेकेंडरी वेपन है 7.62 मिलीमीटर M240 मशीन गन और टैंक के सबसे ऊंचे पॉइंट पर मौजूद है एक 50 कैलिबर M2 मशीन गन। एक फॉर्मर टैंक कमांडर के तौर पर बिल अच्छी तरह जानते हैं कि इतनी फायर पावर को आसानी से कंट्रोल करने के तरीके ढूंढना बेहद जरूरी है। एक टैंक कमांडर होना बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। वो रेडियो पर होते हैं
उन्हें टारगेट्स को भी देखना होता है और टैंक को भी चलाना होता है। आसपास गोलियां चल रही होती हैं, उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, कुछ साफ दिखाई नहीं देता, उनकी ब्रीदिंग भी गड़बड़ होने लगती है। तब भी उन्हें खुद को फिजिकली कंट्रोल करना होता है और जंग पर ध्यान देना होता है। तो इंजीनियरिंग से उन्हें एक ऐसा सिस्टम मिलना चाहिए जो मुसीबत के वक्त इस्तेमाल किया जा सके और जिससे क्रू एक टीम की तरह काम करे। अगर ऐसा नहीं होता तो सोल्जर्स की जान खतरे में भी पड़ सकती है। लड़ाई के दौरान दुश्मन की लोकेशन मिलना बहुत जरूरी होता है। खतरा किसी भी देश से आ सकता है, किसी भी वक्त, चाहे वो दिन हो या रात, किसी भी मौसम या इलाके में खतरे से तुरंत निपटने की काबिलियत होना जरूरी है। लड़ाई में एक एक पल कीमती होता है। एब्राम के टेस्ट चीफ ग्रेग डूडा जानते हैं कि तुरंत दुश्मन की लोकेशन मिलना कितना जरूरी है। वो एक बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है और हमें अपने टारगेट को तुरंत भांपकर उसकी लोकेशन पाकर उससे निपटना बहुत जरूरी होता है, इससे पहले कि दुश्मन को हम पर फायर करने का कोई मौका मिल सके। और अब ये शुरू हो चुका है। मजा आ रहा है सच में। इंजीनियर डैन डिकरल इस 100 साल पुराने फ्रेंच टैंक को टारगेट प्रैक्टिस के लिए ले जा रहे हैं, ये जानने के लिए कि इससे टैंक डिजाइन में बड़ा बदलाव कैसे आया था। इस टैंक में जो शोर और वाइब्रेशन है वो कमाल का है। ये बिल्कुल किसी बड़े स्टील मॉन्स्टर में होने जैसा है। ये बहुत एक्साइटिंग है। FT नाम का ये टैंक करीब 5 मीटर लंबा और 7 टन भारी है और एब्राम्स के मुकाबले ये बहुत ही छोटा और हल्का है। ऑटोमोटिव इंजीनियर आडोल्फ एन्स्मेट्समायर और मशहूर फ्रेंच कार मेकर लुइस रेनो द्वारा बनाया गया FT बड़ी तादाद में मैन्युफैक्चर किया गया था। एक ही बार में ऐसे कई टैंक्स दुश्मन पर धावा बोल सकते थे, लेकिन इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने की इसकी काबिलियत थी। हमले के लिए तैयार? ठीक है, 3, 2, 1, गो। पहले विश्व युद्ध में बनाए गए सभी टैंक्स में एक कमी थी जो बहुत आम थी। दुश्मन पर सही दिशा में निशाना लगाने के लिए पूरे टैंक की पोजीशन को बदलना पड़ता था। मेन गन्स धीरे धीरे टारगेट के सामने आ रही हैं। जंग के मैदान में ये बिल्कुल काम नहीं आता था। और अब जब मैं कहूं तब रुक जाना। बस तो 48 सेकंड लगे। 48 सेकंड इस पूरे टैंक को यहां से 180 डिग्री घुमाकर वहां से यहां तक लाने में। अगर वहां पर दुश्मन होता तो हमें घूमने में लगभग 1 मिनट लग जाता, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन रेनो FT ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया। ये पहला ऐसा टैंक था जिसका टर्रेट 360 डिग्री पर घूम सकता था। अब इसकी काबिलियत को दिखाने के लिए डैन को इस टैंक को स्टार्टिंग पोजीशन से टारगेट के सामने लाना होगा, पर इस बार वो इसके टर्रेट का इस्तेमाल करेंगे। उसे घुमाने के लिए कोई मोटर नहीं लगी है। मुझे ही ये काम करना होगा। मेरे पास ये स्ट्रैप है जिसे मुझे कसकर पकड़ना होगा और मुझे जितना हो सके अपने पैरों से इसे दबाना होगा ताकि मेरे ऊपर लगा वो बड़ा मेटल टुरेट टारगेट के सामने आ सके। इस पूरे टैंक को 180 डिग्री घुमाकर टारगेट के सामने लाने में लगभग 1 मिनट से ज्यादा का समय मुझे लग गया। तो अब मैं अपनी स्टॉप वॉच को शुरू कर देता हूं और देखता हूं कि इसमें कितना समय लगता है। 3, 2, 1, गो। ये घूम रहा है। ये करना थोड़ा मुश्किल है। इसे घुमाने में 4.5 सेकंड्स लग गए। जंग के मैदान में एक एक पल कीमती है और इससे वहां काफी समय बच जाता है। ये रोटेटिंग टर्रेट सच में एक कमाल की खोज थी। टैंक पर लगे टुरेट को 360 डिग्री घुमाने से जंग में काफी सफलता मिली। चारों तरफ देखा जा सकता था और इस टैंक गन को मैदान में दुश्मन की तरफ निशाना लगा के फायर किया जा सकता था और इसी से आज मॉडर्न टैंक्स के डिजाइन की प्रेरणा मिली थी।
एब्राम्स टैंक के 30 टन के टर्रेट का वजन लगभग 5 रेनो एफटीज के बराबर है। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि ये बस 10 सेकंड के अंदर 360 डिग्री घूम सकता है। ये टर्रेट 1 सेकंड में 700 मिलीमीटर घूम सकता है। ये इस टैंक की कुछ शानदार खूबियों में से एक है। ये इतना भारी है लेकिन फिर भी बहुत तेजी से मूव कर सकता है। एफटी टैंक की तरह ये भी किसी भी दिशा में फायर कर सकता है, पर सबसे बड़ा अंतर ये है कि एब्राम्स अपने टारगेट्स को स्टेट ऑफ द आर्ट ऑप्टिक्स की मदद से लोकेट कर पाता है। ये इस व्हीकल के साइटिंग सिस्टम्स हैं। यहाँ लेफ्ट पर गनर का प्राइमरी साइट है जो कमांडर के वेपन स्टेशन के नीचे है, और यहाँ राइट में CITV यानी कमांडर्स इंडिपेंडेंट थर्मल व्यूअर है। इन साइटिंग सिस्टम से हम रात में भी देख सकते हैं और इनमें फोकस और जूम के लेवल्स हैं जिनसे मैदान में टारगेट्स को आसानी से देखा जा सकता है। ये टैंक सिर्फ हार्डवेयर या हैवी मेटल से नहीं बना है, बल्कि इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई टेक इक्विपमेंट्स हैं। इस टैंक के लिए 14 लाख लाइंस का कोड बनाया गया है। ये सारी टेक्नोलॉजी टर्रेट के इंटीरियर कंपार्टमेंट से कनेक्ट की जाती है। ये इस टैंक का सबसे जरूरी हिस्सा है। 20 साल पहले जब मैं टैंक कमांडर था, तब टैंक में जाते हुए लगता था जैसे ये कोई आर्मर है। मेरे साथ 3 साथी यानी मेरे क्रू मेंबर्स हुआ करते थे। अब ऐसा लगता है जैसे ये कोई आयरन मैन सूट हो, क्योंकि अब ये बहुत हाई टेक हो गए हैं। बास्केट नाम के इस 3 मीटर चौड़े स्पेस में 3 क्रू मेंबर्स बैठते हैं। लोडर की पोजीशन एक आर्मर्ड एम्यूनिशन कंपार्टमेंट के बगल में होती है। कमांडर के पास टर्रेट को घुमाने और कैनन या मशीन गन को फायर करने के कंट्रोल्स होते हैं। नीचे बैठे गनर के पास साइट्स और वेपन कंट्रोल्स के अपने सेट्स होते हैं। तो इस ताकतवर मशीन के कंट्रोल्स को चलाने का एक्सपीरियंस कैसा होता है? फॉर्मर US आर्मी टैंक कमांडर जोसेफ मोरिएटा इसकी काबिलियत को परखते हुए अभी वही देखने वाले हैं। ये टैंक कमांडर की सीट है। टैंक कमांडर भी वही देखते हैं जो गनर को दिखता है, ताकि तालमेल बना रहे। साथ ही यहाँ पर एक 360 डिग्री व्यूअर भी लगाया गया है। अब वो दिन गए जब सोल्जर को टैंक से बाहर निकलकर अपने आसपास के इलाके को देखने की जरूरत पड़ती थी। एक टैंक कमांडर के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि बार बार बाहर निकलकर देखने से क्रू के बीच का तालमेल बिगड़ सकता था। अब उस जनरेशन के सोल्जर्स रिटायर हो चुके। अब नई जनरेशन के सोल्जर्स हैं जिन्हें अंडरकवर रहते हुए थर्मल स्कैनर्स की मदद से दुश्मन के इलाके में आगे बढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये नई जनरेशन मशीन गन को रिमोट कंट्रोल से चलाती है और कैनन को एक जॉयस्टिक से चलाती है। यह बिल्कुल किसी पुराने वीडियो गेम के कंट्रोल्स की तरह है। इसके इनपुट के लिए इसे लेफ्ट, राइट, नीचे और ऊपर घुमाना है। फिर इस ट्रिगर से आप फायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक गन लगाई गई है जिसका वजन 15 टन से भी ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी आसानी से ऊपर और नीचे मूव हो रही है। तो अब ये टैंक के किसी उबड़ खाबड़ वाली जमीन पर चलता है, तब भी ये गन अपने टारगेट पर टिकी रहती है। तो जब टैंक आगे बढ़ता है तब ये गन कुछ ऐसी दिखती है। ये ऐसा इसलिए करती है ताकि ये टारगेट पर लॉक्ड रहे। ये कैनन अपने टारगेट्स को 4 किलोमीटर की दूरी से लॉक कर सकती है, भले ही टैंक फुल स्पीड पे चल रहा हो। भले ये व्हीकल मुश्किल इलाके में करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा हो, तब भी ये वेपन स्टेबल रहेगा। तो गनर को अपनी पोजीशन चेंज नहीं करनी पड़ती है और इस वजह से इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। चलते हुए भी टैंक निशाना लगा सकता है। रेड 1 है। एंगेज टैंक्स। रेडी होने पर फायर करना। ताकतवर एब्राम्स M1 US आर्मी का मेन बैटल टैंक है। टारगेट मेरे सामने है, मैं फायर कर रहा हूँ। अपने 40 साल की सर्विस के बाद भी इस खास टैंक की ताकत और मजबूती को बरकरार रखना फॉर्मर टैंक कमांडर बिल गोएन और उनकी टीम के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंजीनियरिंग के नजरिए से देखा जाए तो इस टैंक की काबिलियत पहले से बेहतर है। इसे बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल वही टैंक है जो 40 साल पहले जंग में इस्तेमाल हुआ था, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल ही अलग है। इसके अंदर अब तक के सबसे मॉडर्न और अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल किए गए हैं। असल में हमें ये बताने की परमिशन भी नहीं है कि इस टैंक में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी लगाई गई है।
एक टैंक बेसिकली 2 अलग-अलग मशीनों से बना होता है। टर्रेट साइट्स और वेपनरी को कंट्रोल करता है। इसका हल टैंक को मूव करता है। 10 मीटर लंबे और ऊंचाई पर बने रेयर में इंजन लगाया जाता है, जबकि आगे की ओर ड्राइवर का कंपार्टमेंट होता है। टर्रेट और हल पर 2 अलग-अलग बड़ी असेंबली लाइंस पर काम किया जाता है, जिसकी देखरेख डेविड मोर करते हैं। जैसे ही लाइन पर एक टोरेट कंप्लीट हो जाता है, उसे गन शीट लगाई जाती है और बास्केट गार्ड्स लगाए जाते हैं। उसके बाद उसे फिनिश्ड हल के ऊपर फिट कर दिया जाता है। दोनों को साथ जोड़ने का काम इंजीनियर्स को बहुत सावधानी से करना होता है। हम इसे टोरेट की मैरिज कहते हैं। आप समझ गए होंगे जब टोरेट को टैंक से निकालते हैं तो क्या कहते हैं? उसे डिवोर्स कहते हैं। दोनों भागों को साथ जोड़ने के बाद पूरे टैंक का वजन 70 टन के बराबर हो जाता है। लगता है अब यह मैदान में जाने के लिए तैयार है। पर इतनी बड़ी और भारी मशीन को तेज रफ्तार से चलाना पॉसिबल कैसे होता है? आज जंग के मैदान में शॉक करने का फैक्टर बहुत अहम है। आपको दुश्मन की तरफ तेजी से आते हुए उसे शॉक करना होता है ताकि उसे हमला करने का समय ही ना मिल पाए। लड़ाई में स्पीड बहुत मायने रखती है, कितना जल्दी आप हमला कर पाते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या है। टैंक को आगे बढ़ने के लिए काफी ज्यादा पावर की जरूरत है, लेकिन अगर इंजन की वजह से ही उसका वजन बढ़ रहा हो तो उसे आगे बढ़ा पाना मुश्किल हो जाता है। आपको एक 70 टन व्हीकल को 73 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलाना होता है, लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? इंजीनियरिंग का यही सबसे मुश्किल पार्ट, आपको एक बैलेंस बनाना होता है। आपको एक ऐसा इंजन भी चाहिए जो आपको जरूरी पावर सप्लाई दे, पर आप चाहते हैं वो हल्का भी हो। एक ऐसा इंजन बनाना जो हैवी ड्यूटी होने के साथ साथ लाइट वेट भी हो, इम्पॉसिबल लगता है। इसे पॉसिबल बनाने के लिए अतीत की इंजीनियरिंग से प्रेरणा लेने की जरूरत है। तो अब लाइट्स एंगेज्ड हैं, पंप को बूस्ट कर दिया गया है, इंजन में फ्यूल आ गया है, अब ये अपने आप चल रहा है। वाह, ये तो चल पड़ा। कमाल है। एरोस्पेस इंजीनियर बेन एवंस एक ऐसे शानदार एयरक्राफ्ट से आसमान की सैर कर रहे हैं जिससे एब्राम्स टैंक की टीम की समस्या का हल मिल सकता है। ये सच में मजेदार है। मुझे तो फील हो रहा है कि ये मशीन कितनी पावरफुल है। कमाल की है। माइक कोटेल इस शानदार 1963 एलोवेट 2 हेलीकॉप्टर के ओनर हैं। एलोवेट 2 हेलीकॉप्टर 20th सेंचुरी के बीच में सबसे शानदार हेलीकॉप्टर्स में से एक बन गया था। इसने आज मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स के लिए एक मिसाल बना दी है। पहले हेलीकॉप्टर्स में पिस्टन ड्रिवन इंजन्स लगाए जाते थे जो कार्स में होते हैं। जैसे जैसे एयरक्राफ्ट्स का साइज बढ़ता गया, उनके इंजन्स का साइज भी बढ़ा, पर महत्वाकांक्षी हेलीकॉप्टर डिजाइनर्स को वजन की समस्या से जूझना पड़ा। वो चाहते थे कि हेलीकॉप्टर्स बड़े और बहुत पावरफुल हों, जिससे इंजन्स का साइज भी बढ़ गया। लेकिन उन्होंने देखा कि हेलीकॉप्टर्स को और बड़ा बनाने से उसमें लगे पिस्टन इंजन्स की ज्यादा से ज्यादा पावर इंजन के वेट को लिफ्ट करने में इस्तेमाल हो रही थी, ना कि उनके हेलीकॉप्टर्स को लिफ्ट करने में, जिसमें ज्यादातर कार्गो या पैसेंजर्स होते थे। उनके सामने वही समस्या थी जो अभी एब्राम्स टैंक की टीम के सामने है। उन्हें एक ऐसा इंजन चाहिए था जो ताकतवर भी हो और हल्का भी। 1950 के दशक में फ्रांस में एक शख्स ने इसका बेहतरीन उपाय खोज निकाला। जोसेफ स्किडोल्स्की पोलैंड में जन्मे इंजन डिजाइनर थे, जिन्होंने हेलीकॉप्टर्स में टर्बो शाफ्ट गैस टर्बाइन इंजन के इस्तेमाल की शुरुआत की। एलोवेट 2 उस नए इंजन को इस्तेमाल करने वाला पहला मास प्रोड्यूस्ड हेलीकॉप्टर था। तो असल में इस हेलीकॉप्टर में एक जेट इंजन लगा है, लेकिन थ्रस्ट जनरेट करने की जगह इसमें एक शाफ्ट से मैकेनिकल पावर जनरेट हो रही है। ये एक एयर इनटेक है और दूसरा वाला इंजन की दूसरी तरफ बना हुआ है। ये सामने इंजन में हवा खींचता है, वो हवा एक कंप्रेसर से गुजरती है। कंप्रेसर एयर को दबाते हुए उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाता है, जिससे ये हवा बाद में कंबस्शन चेंबर में चली जाती है। तो इस हिस्से में उसमें फ्यूल मिक्स किया जाता है, इग्नाइट किया जाता है, फिर उसमें बहुत गर्म और हाई प्रेशर एग्जॉस्ट गैसेस बनती हैं, जिन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। वो इंजन के पिछले हिस्से में लगे एग्जॉस्ट से बाहर निकलती है।
एक जेट इंजन के मुकाबले, जिसमें वो सभी एग्जॉस्ट गैसेस एक जेट में एक्सेलरेट की जाती हैं ताकि एयरक्राफ्ट आगे पुश किया जा सके। इस इंजन में एक टरबाइन लगाया जाता है और ये टरबाइन एक शाफ्ट से कनेक्टेड है जो इंजन के बीच में लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि इंजन के फ्रंट में ये शाफ्ट लगा हुआ है। ये इस गियर बॉक्स सिस्टम से जुड़ा हुआ है जो उस पावर को कन्वर्ट करके उसे ऊपर प्रोपेलर सिस्टम की तरफ भेजता है। टर्बो शाफ्ट इंजन के मेन पार्ट्स हैं कंप्रेसर, जो टर्बो पावर के लिए प्रेशराइज्ड एयर सप्लाई करता है, और टरबाइन, जो उस शाफ्ट को घुमाता है जो रोटर्स को स्पिन करता है। भले ही इस इंजन का वजन सिर्फ 143 किलो है, पर ये 530 हॉर्स पावर जनरेट करता है। तो ये इंजन सिस्टम बहुत ही कमाल का है क्योंकि आप इसमें कम वजन में ज्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं। ये उन पिस्टन इंजन से तो सच में बेहतर है जो एलुएट 2 से पहले इस्तेमाल किए गए थे। ये एक ऐसे हेलीकॉप्टर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जिसमें काफी ज्यादा पावर की जरूरत होती है, लेकिन साथ ही एयरक्राफ्ट का वजन भी कम होना चाहिए। कम वजन के साथ ज्यादा पावर देने से टर्बो शाफ्ट इंजन हेलीकॉप्टर डिजाइन को नई ऊंचाइयों तक ले गया। टर्बो शाफ्ट ने हेलीकॉप्टर्स को बिल्कुल बदल दिया है। इसके बाद अब डिजाइनर्स को पहले से बड़े और बहुत ही पावरफुल हेलीकॉप्टर्स बनाने में काफी मदद मिली है। अब एब्राम्स बैटल टैंक को बनाने वाली टीम इस हेलीकॉप्टर इंजन का इस्तेमाल कैसे करने वाली है? इसको बड़े साइज में बनाकर ये बड़ा इंजन स्किडाउल्स्की के गैस टरबाइन टर्बो शाफ्ट का 1500 हॉर्स पावर वाला वर्जन है। टैंक इंजीनियर्स इसे पावर पैक भी कहते हैं। हमारे सामने इस वक्त एक फुल अप पावर पैक है। इसमें AGT 1500 गैस टरबाइन इंजन है। ये बिल्कुल वैसा ही टरबाइन है जैसा हेलीकॉप्टर्स में लगाया जाता है। तो अब हम इसके 1500 हॉर्स पावर की मदद से 70 टन के टैंक को मूव करेंगे। इसका वजन 1.25 टन के बराबर है, लेकिन इसका पावर टू वेट रेशियो बिल्कुल सही है। इतनी ही पावर वाला अगर एक डीजल इंजन लिया जाता तो उसका वजन इससे 2 गुना होता। इसका टरबाइन असल में यहाँ पर है। ये बहुत छोटा है, तो जहाँ पर ये रेड बैग लगा है वहां से एयर अंदर की तरफ जाती है, वो इस कंप्रेसर में जाती है। ये बिल्कुल किसी जेट इंजन की तरह ही है। ये इसका टरबाइन है जो स्पिन कर रहा है। इसमें एक शाफ्ट है जो यहाँ पर लगा है और यहाँ पर उसे ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। फिर इस ट्रांसमिशन की मदद से सारी पावर इन फाइनल ड्राइव्स को मिलती है जो स्प्रॉकेट से जुड़ी हैं, जिससे टैंक मूव करता है। ये इंजन भले ही बहुत पावरफुल हो, लेकिन ये बिल्कुल भी शोर नहीं करता। इससे लड़ाई में सैनिकों को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। ये जो आवाज है ये असल में इंजन के टरबाइन का साउंड है। ज्यादातर टैंक्स में डीजल इंजन होता है, जब वो चलते हैं तो बहुत शोर करते हैं, धुआं भी निकलता है। लेकिन इस टरबाइन में आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल भी धुआं नहीं निकल रहा। भले ये आवाज यहाँ बहुत तेज लग रही हो, पर मैदान के हिसाब से ये बहुत शांत है। अगर आप मैदान में इससे 100 मीटर दूर भी हैं तब भी आपको इसके टरबाइन की आवाज बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगी। इससे सोल्जर्स को बहुत फायदा मिलता है। अगर दुश्मन को भनक ना लगे तो वो हमला नहीं करेगा। यही टरबाइन इंजन की खासियत है। मुझे ये आवाज बहुत पसंद है। ये सुनने में बहुत यूनिक लगती है। ऐसा लगता है कि ये किसी ताकतवर मशीन से आ रही है और ऐसा लगता है ये आगे बढ़ने के लिए अब बिल्कुल तैयार है। हमें एक डीजल इंजन के मुकाबले ऐसे इंजन से एक और बड़ा फायदा ये मिलता है कि इसमें आपको टॉर्क तुरंत मिलता है। मतलब कि जैसे ही आप टैंक के थ्रॉटल को मूव करेंगे वो तुरंत आगे बढ़ेगा, उसमें बिल्कुल भी डिले नहीं होगा। हम तैयार हैं। तो चले। बहुत अच्छे। इस इंजन की काबिलियत को परखने का एक ही तरीका है, इंजन स्टार्ट हो गया। उसे यूमा एरिजोना के ग्राउंड में टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज टेस्ट चीफ ग्रेग डूडा एब्राम्स टैंक को ऑफ रोड ले जा रहे हैं। जब हम यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं तब हम इसे हर तरह के रास्ते पर टेस्ट करते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं।
एब्राम्स 7.2 सेकंड में 32 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड अचीव कर सकता है अभी स्पीड करीब 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। और इसकी टॉप स्पीड है 73 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सच में कमाल की बात है कि इस टैंक को इतनी स्पीड पर चलाया जा सकता है। यह असल में बहुत अच्छी राइड है। हम सच में एक एब्रम्स ड्राइव कर रहे हैं। इसका इंजन कई तरह के ईंधनों पर चल सकता है और भले ही इसकी माइलेज 0.4 किलोमीटर प्रति लीटर से कम है, पर इससे टैंक को जरूरी पावर मिल जाती है। यहाँ आकर एब्रम्स को टेस्ट करना और इसकी पावर को देखना हमेशा मजेदार एक्सपीरियंस होता है। ओहायो की ये विशाल फैसिलिटी एक अल्टीमेट टैंक फैक्ट्री है। यहाँ पर 10,000 एब्राम टैंक्स बनाए जा रहे हैं और हर एक को बनाने में लेटेस्ट मिलिट्री एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस टैंक में कोई भी डिफेक्ट नहीं है। डेविड मोर इस सुपरसाइज्ड असेंबली को मैनेज करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर मैं पूरे प्रोसेस में इनका ध्यान रखता हूं जब तक ये डिलीवर नहीं हो जाते। इन सभी टैंक्स को मैं बहुत खास मानता हूं। इस वक्त हमारे सामने एक फिनिश टैंक है। पेंट का फाइनल कोट बाकी है। उसके बाद इसे रेल कार्ट पर लोड किया जाएगा, फिर ट्रेन की मदद से इन्हें भेज दिया जाएगा। इन टैंक्स को यहाँ देखना एक अलग ही एहसास है। हम अक्सर यहाँ पर एक बार में 24 टैंक्स लाइन अप करते हैं, जो कि देखने लायक होता है। पर जंग के मैदान में जाने से पहले हर एक टैंक को यूमा के मिलिट्री प्रूविंग ग्राउंड में कई अहम टेस्ट से गुजरना होता है। जब आप अगले राउंड के लिए तैयार हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। आज टेस्ट चीफ ग्रेग डूडा और उनकी टीम इस नए टैंक के कैनन की टेस्ट फायरिंग करने वाले हैं। अभी टेस्ट क्रू एमो लोड कर रहे हैं और हम फायरिंग की तैयारी करने के लिए उसे टैंक के सेफ कंपार्टमेंट में रख रहे हैं। हम ब्लास्ट शील्ड के पीछे एक सेफ लोकेशन पर रहेंगे। हमें इससे एक तेज धमाका और रोशनी की उम्मीद है और अपनी बॉडी पर इसकी साउंड वेव्स को फील किया जा सकता है। टेस्ट साइट पर टैंक्स को टेस्ट करने का अपना ही मजा होता है। रॉजर गाइस, थर्ड लोड। इस वक्त सोल्जर्स ने वेपन को लोड कर दिया है और वो सब कुछ चेक कर रहे हैं। उसके बाद वो वेपन को फायर करेंगे। रॉजर, थर्ड फायर। उन्हें फायरिंग कमांड मिल चुका है। ये हुई ना बात। मजा आ गया। ये एक्सपीरियंस हमेशा मजेदार रहता है। मैं इससे कभी बोर नहीं होता। मुझे इसकी स्मेल भी पसंद है। इस धमाके में बहुत पावर थी और जो शॉक वेव्स थी मैंने उन्हें महसूस किया। टैंक्स में पावर होनी जरूरी है, लेकिन उन्हें उसका सामना भी करना होता है। बिल गोयन जैसे डिजाइनर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इसके डिफेंसेस को हमेशा अपडेटेड रखना। किसी भी काम की तरह इसमें भी हमारे बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं। वो लगातार बेहतर खूबियों वाले नए प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं। फिर चाहे कोई नई मिसाइल हो जो किसी देश ने बनाई हो या कोई ऐसा खतरा जिसकी हमें फिक्र करनी चाहिए। इन सब की वजह से हमें लगातार ये सोचना होता है कि हम कौन सी नई टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, हम इस व्हीकल को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। इंजीनियरिंग के नजरिए से ये सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। टैंक के लिए बेस्ट आर्मर बनाना एक ऐसी चुनौती है जो इंजीनियर्स के सामने शुरुआत से आती रही है। शुरुआत में टैंक्स को पूरी तरह स्टील प्लेटिंग से बनाया जाता था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब हथियार और भी शक्तिशाली हो गए, नए आर्मर की जरूरत बढ़ने लगी। फिर जब एक नए तरह का एंटी टैंक वेपन सामने आया तो टैंक इंजीनियर्स पर एक बार फिर से दबाव बढ़ गया। फायरिंग 3, 2, 1। वाह, बहुत बड़ा धमाका था। फिजिसिस्ट एंड्रू स्टील ब्रिटिश कंट्री साइड की एक सीक्रेट लोकेशन पर पता लगाने आए हैं कि इंजीनियर्स की मुश्किल क्या थी। ये स्टील टैंक पर आर्मर प्लेटिंग को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ 4-2.5 सेंटीमीटर की स्टील प्लेट्स हैं, यानी सिर्फ 10 सेंटीमीटर का आर्मर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि धमाके में कितना बड़ा छेद हो गया है। चलिए दूसरी प्लेट को देखते हैं। नंबर 2, इसमें भी छेद है। नंबर 3, इसमें भी छेद है दोनों तरफ। और ये है आखिरी प्लेट।
इसमें भी बहुत बड़ा छेद हो गया है, क्या बात है। तो वो कौन सा हथियार है जिसे 10 सेंटीमीटर चौड़े स्टील में छेद हो गया? मेरे पास उसका एक मॉडल है, इसे RPG या रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड कहते हैं। इसमें एक एक्सप्लोजिव को रखा जाता है और जब ये एक्सप्लोड होता है तो तब ये इस कॉपर कोन को दबा देता है और इसे गर्म कॉपर की पतली स्ट्रीम बना देता है जो स्टील आर्मर को बहुत आसानी से कट कर देती है। इंजीनियर्स को इन नए हथियारों से टैंक को सुरक्षित करने का तरीका चाहिए था। 1960 के दशक में जर्मन बैलिस्टिक साइंटिस्ट मैनफ्रेड हेल्ट को भूल से इस समस्या का हल मिल गया। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें वो पुराने टैंक्स पर अलग अलग हथियारों से हमला कर रहे थे। कुछ शेल्स टर्रेट के उस हिस्से से जा टकराए जहां पर बचा हुआ एम्यूनिशन रखा था, जिससे धमाका बाहर की तरफ हुआ। मिसाइल का निशाना चूक गया और वो टैंक तक जा ही नहीं पाई। इस खोज ने हेल्ट को एक ऐसा आर्मर बनाने की प्रेरणा दी जिसने टैंक्स को पहले से बेहद मजबूत बना दिया। तो हमारे पास हेल्ट की खोज का एक मॉडर्न वर्जन है। इसे एक्सप्लोजिव रिएक्टिव टाइल कहते हैं। इसकी टॉप लेयर पर स्टील का एक पतला सा पीस है। इसके अंदर फोम के 2 टुकड़े हैं जो एक्सप्लोजिव की तरह हैं और इसके पीछे काफी मोटी स्टील प्लेट है। अब जरा सोचिए, एक RPG इस टाइल से टकरा रही हो। उसके कॉपर की पतली और गर्म धार इस स्टील को आसानी से पार कर सकती है और उससे अंदर रखा यह एक्सप्लोजिव डेटोनेट हो जाता है। इससे स्टील का अगला हिस्सा अलग हो जाता है और इसीलिए इसे फ्लायर प्लेट भी कहा जाता है। स्टील का पीस RPG के असर को कम करते हुए पीछे वाली प्लेट को धमाके से बचाता है और टैंक और उसमें बैठे हुए सैनिक सुरक्षित रहते हैं। तो अब ऐसी कई प्लेट्स को टैंक के ऊपर लगाकर उसे कवर किया जाता है। हाँ, ये थोड़ा अजीब आइडिया है कि टैंक के बाहर एक्सप्लोजिव की परत लगाकर उसे सुरक्षित किया जा रहा है, लेकिन ये बहुत ही कारगर तरीका साबित हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए टीम एक रिएक्टिव टाइल बना रही है ताकि अगले ब्लास्ट से इन नई स्टील प्लेट्स को बचाया जा सके। हमारे पास 10 सेंटीमीटर चौड़ी स्टील प्लेट्स हैं, लेकिन इस बार हमने उसके सामने 2 मिलीमीटर की स्टील्स लगाई हैं और उसके ठीक पीछे यहाँ SX2 हाई एक्सप्लोजिव की शीट्स हैं और ये एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर की टाइल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो चलिए धमाका करते हैं। एक्सप्लोजिव तैयार हैं। फायरिंग 3, 2, 1। वाह, इसकी तो धमाके से धज्जियां ही उड़ गई। अगर इस मलबे को करीब से देखें तो ये पतली स्टील की शीट है जो आगे की तरफ लगी हुई थी और आप देख सकते हैं कि धमाके से इसका होलिया ही बिगड़ गया। पर हमारी चारों स्टील प्लेट्स यहाँ कहीं भी नहीं दिख रही हैं। हो सकता है वो पीछे उन पत्थरों के पास जाकर गिर गई हों। अगर उनके पीछे टैंक होता तो शायद वो अब भी वहीं खड़ा होता, क्योंकि तब वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती। लेकिन इस धमाके ने तो उन्हें यहाँ से बहुत दूर फेंक दिया। एक बार सभी 4 प्लेट्स मिल जाएं, ये तो अब भी काफी गर्म है। वाह, तभी पता चल पाएगा कि वो धमाके में सुरक्षित बची या नहीं। तो यहाँ पर पहली स्टील प्लेट का टुकड़ा है और इसे पहचानना आसान है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा छेद है और जहाँ पर एक्सप्लोजिव की शीट लगी हुई थी वहाँ पर इसमें एक निशान बन गया है। इसके बाद थी प्लेट 2, इसमें भी बहुत बड़ा छेद है, इसमें थोड़ा सा डेंट है। ये रही तीसरी प्लेट। आप देख सकते हैं कि एक्सप्लोजिव रिएक्टर आर्मर ने कैसे कॉपर जेट को 2 हिस्सों में बांट दिया है। और आखिर में प्लेट नंबर 4, इसमें भी 2 जेट्स थे पर वो दूसरी तरफ से नहीं निकल पाए। मतलब हमारा टैंक और उसमें बैठे सैनिक सुरक्षित हैं। एक्सप्लोडिंग रिएक्टिव टाइल की कामयाबी से आर्मर डिजाइन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। धमाके का जवाब धमाके से दिया जाने लगा। हेल्ट के इन्वेंशन ने सच में सब कुछ बदल दिया। टैंक के आर्मर पर एक्सप्लोजिव और स्टील की एक पतली लेयर लगाने से उसके अंदर बैठे क्रू की सुरक्षा करना अब आसान हो गया था। एब्राम्स टैंक पर काम करने वाली टीम ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपनी एक्सप्लोडिंग टाइल्स बनाई जो उसके आउटर शेल में लगाई जा सकती हैं। एब्रम्स पर रिएक्टिव आर्मर इसके स्कर्ट्स पर लगाया गया है, तो इसके स्कर्ट्स को बहुत मिलती जुलती लेकिन अलग वर्जन से रिप्लेस किया गया है और रिएक्टिव टाइल्स को यहाँ से लेकर हल तक लगाया गया है। इससे हल को सुरक्षा मिलती है और तो और टैंक और उसके अंदर मौजूद ड्राइवर भी सुरक्षित रहता है। एब्राम्स रिएक्टिव आर्मर टाइल्स, जिन्हें A-रैट्स भी कहते हैं, टैंक के हर साइड पर लगाई जाती हैं।
फ्लैट बॉक्स टाइल्स को हल और टरेट पर लगाया जाता है। फिर कर्व टाइल्स की एक एक्स्ट्रा लेयर को हेल्ड के ओरिजिनल इन्वेंशन की तरह हल के ऊपर लगाया जाता है। अगर इन पर कोई हमला होगा तो ये डेटोनेट हो जाएंगे। ये एक कमाल की टेक्नोलॉजी है। हम इन टाइल्स पर भी बैलिस्टिक टेस्टिंग करते हैं और उसकी वजह से एक जोरदार धमाका होता है, बहुत आवाज आती है, वो वेपन फायरिंग से बिल्कुल अलग होती है। मेरे ख्याल से एराट वहाँ बहुत कारगर है जहाँ पर सैनिकों को सबसे ज्यादा खतरे का सामना करना होता है। टैंक को इतनी सुरक्षा मिलने से ये जब भी जंग के मैदान में दुश्मन का सामना करेगा तो बिना किसी परेशानी से आगे बढ़ता जाएगा। अगर मुझे मैदान में वापस जाना होता तो मैं इसी टैंक में जाना पसंद करता। जंग में इस टैंक के अंदर रहकर सोल्जर्स सबसे ज्यादा सुरक्षित रह सकते हैं। जिन चीजों को हम अपडेट कर सकते थे हमने उन्हें अपडेट किया, और जो चीजें काम कर रही थी हमने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। इसलिए हमारी आर्मी इस टैंक पर भरोसा करती है। एब्राम्स टैंक इम्पॉसिबल इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। अपनी 40 साल की सर्विस के बाद भी ये पावरफुल मशीन आर्मी की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है। मुझे इस टैंक के ओरिजिनल डिजाइनर्स का काम हमेशा हैरान कर देता है। उन्होंने इस टैंक को इस तरह बनाया कि इसे कभी भी इम्प्रूव किया जा सके। इस वजह से ये कई सालों से टिका हुआ है। हम इसे लगातार अपग्रेड करते जा रहे हैं और ये हर बार हमें बेहतरीन परफॉर्मेंस ही देता है। सबसे बेहतरीन मशीन बनाने की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। इंजीनियर्स लगातार इस कोशिश में लगे हैं कि इसे और बेहतर कैसे बनाया जाए। इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन बना पाना आसान नहीं है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को हर बार अपने डिजाइन में शामिल करना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन अपने देश के सैनिकों की जंग में मदद करने के लिए इंजीनियर्स अतीत की खोजों से प्रेरणा ले रहे हैं और भविष्य के लिए नई खूबियों को इजाद कर रहे हैं ताकि वो बना सके इम्पॉसिबल को पॉसिबल। ये दुनिया का सबसे बेस्ट टैंक है। सब लोग हैरान हैं। ये सबकी सोच से बड़ा है और सबकी सोच से अलग है। हमें हमारे काम पर गर्व है। ये हमारे सिपाहियों को बचाता है।